हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको इस वीडियो में कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली वन ऐप का प्रश्न संख्या 9 बताने वाला हूँ। प्रश्न है, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो हमको 65 और 117 जो दिया हुआ है इसका एचसीएफ 65m माइनस 117 के रूप में दिया हुआ है। कोई ये हमारा एचसीएफ है नहीं। ठीक है, तो देखिए हमको मान m का ज्ञात करना है। तो देखिए हम करते क्या है, सबसे पहले जो इसका जो क्लियर जो एचसीएफ होगा 65 और 117 का वो हम ज्ञात करते हैं। तो ठीक है, ज्ञात करने के लिए देखिए इन दोनों में से जो छोटी संख्या है उससे हम भाग दे देते हैं बड़ी संख्या को। तो हमारा एक बार चला जाता है 65 × 65 और हमको यहाँ से बचता है 7 में से 5 गया 2, 11 में से 6 जाएगा तो हमको 5 बचेगा। अब इस 52 से हम भाग देते हैं 65 को, इसमें भी हमारा एक ही बार जाएगा 52 एकम 52। हमको यहाँ से प्राप्त होता है 3 और यहाँ से आपका 1 और इस 13 से भाग देंगे हम 52 को, तो 13 चौक 52 होते हैं। इस प्रकार यहाँ पर शेषफल शून्य हो जाता है, तब हमको HCF 13 प्राप्त हो जाता है। जो हमारा HCF 13 प्राप्त हुआ है वो इसके बराबर हो जाएगा, मतलब हमारा हो जाएगा 65m माइनस 117 बराबर 13। अब हम यहाँ से m का मान ज्ञात करेंगे तो 65m को यहीं रोका और 117 को लेके जाएंगे 13 के पास, यानी बराबर के उस ओर, जिससे प्लस का हो जाएगा 117। तो 65m बराबर जब इनको जोड़ेंगे तो देखिए हमको प्राप्त होगा 130 प्राप्त हो जाएगा। जब हम m का मान निकालेंगे तो 130/65, क्योंकि m का मान ज्ञात करेंगे इसलिए, तो 65 दूनी होते 130, तो हमको m का मान 2 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमारा विकल्प 2 सही हो जाता है। अब मैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ। अब आगे आपका सवाल है 10वां जो दिया है, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों a और b को a बराबर x3y² और b बराबर xy3 के रूप में व्यक्त किया जाए, जहां x और y अभाज्य संख्याएं हैं। कहने का मतलब जो x है वो भी स्वयं से विभाजित होगी और y भी स्वयं से विभाजित होगी। जो संख्या स्वयं से विभाजित होती है वो अभाज्य ही होती हैं। ठीक है, यहाँ पे एक शब्द आया था धनात्मक, तो धनात्मक का मतलब ये हुआ कि a और b का मान कोई भी हो वो प्लस का ही होगा। तो हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, तो HCF AB है, यानी कि यहाँ पर हमको AB का HCF पूछा गया है। तो ठीक है, देखिए मैं आपको हल कराता हूँ। हमको A बराबर दिया हुआ है x3 और y3, ठीक है, और हमको v बराबर दिया हुआ है xy3। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ HCF की। ठीक है, तो HCF में क्या होता है वो देखिए, जैसा कि यहाँ पर देख रहे होंगे a वाले पूर्णांक में हमको x3 और b वाले में हमको x दिया हुआ है। यहाँ पर x3 है और यहाँ पर x1 होगी। तो HCF में जो संख्याएं दो पद में समान हो, दोनों पद में समान हो, उनमें से कम घात वाले को यहाँ पर लिख लिया जाता है। जैसा कि यहाँ पे x3 थी और यहाँ पे x1 थी, तो HCF के लिए हमको 1 घात लेना पड़ेगा गुणे। अब इसी प्रकार y में देखिए, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मैंने उतार लिया, यहाँ पे आपका स्क्वायर लगा हुआ है y²। तो देखिए यहाँ पे हमको y² दिया हुआ है, यानी y2 है, यहाँ पे y3 है। तो इस प्रकार हम y2 यहाँ पर ले लेते हैं और इनकी गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा xy²। इस प्रकार आपका HCF xy² हो जाता है, विकल्प आपका दूसरा सही हो जाता है। अब मैं बात करता हूँ एलसीएम की, इसी सवाल में बात करता हूँ एलसीएम जो आपको अगले सवाल में पूछा गया है। तो ठीक है, देखिए यहाँ पर एलसीएम की मैं बात करता हूँ। तो पहले मैं देखता हूँ x वाले पद को, तो यहाँ पे 3 घात है, यहाँ पे 1 घात हो, तो इसमें बड़ी घात वाला ले लिया जाता है
एलसीएम में बड़ी घात वाला पद ले लिया जाता है गुणा। इसी प्रकार यहाँ पे बाई घात 2, यहाँ पे बाई घात 3, तो हम बाई घात 3 ले लेंगे। तो इस प्रकार हमारा x की घात 3 y की घात 3 प्राप्त हो जाएगा एलसीएम। लेकिन इस सवाल में हमको एलसीएम पूछा नहीं गया था, मैंने आपको निकाल के बता दिया है। ठीक है, इसी प्रकार आप अगला क्वेश्चन स्वयं कर सकते हैं। तो देखिए हमारा सवाल संख्या 13 है, एक शून्येतर संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ शून्येतर संख्या की। तो मतलब ऐसी संख्या जो शून्य ना हो वो आपकी शून्योत्तर कहलाती है, यानी एक से लेके आगे तक की जो संख्या होती है वो शून्योत्तर संख्या होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक हमको शून्योत्तर संख्या आप कोई से ले लीजिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 ले लिया, क्या ले लिया 2, और एक हमको क्या लेनी है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हमने ले ली √3। अगर इनका हम गुणनफल करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 2√3। तो आप देख रहे होंगे कि जो 2√3 है वो क्या है, हमारा अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय। तो यहाँ पर देखिए अगर एक शून्योत्तर संख्या और एक अपरिमेय संख्या होती है तो उसका गुणनफल हमेशा या सदैव अपरिमेय संख्या ही होता है। तो आपका विकल्प नंबर 1 सही हो जाता है। अब मैं आपको अगला सवाल बताता हूँ। अब मैं आपको सवाल संख्या 14 बताने वाला हूँ। जो सवाल है, 1 से 10 तक की संख्याओं दोनों सम्मिलित हैं में से सभी संख्याओं से विभाजित संख्याएं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ दोनों सम्मिलित हैं, इसका मतलब यह हुआ कि 1 से 10 तक की जो संख्या है उसमें 1 भी सम्मिलित होना चाहिए और 10 भी सम्मिलित होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखते हैं, लिख लेते हैं हम 1 से 10 तक की संख्या है। तो आपको याद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो देखिए हमको वो संख्या ज्ञात करनी है, वो संख्या ज्ञात करनी है जो इनमें से किसी भी संख्या से काटें तो वो संख्या हमारी कट जाए। ठीक है, तो देखिए ऐसी संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इन जो सभी संख्याएं हैं इनका हम लासा ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात कर लेंगे, लासा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें 2 से डिवाइड करते हैं। 1 आपका 1 ही रहेगा, 2 एकम 2, 3 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर आपका ये 5 2 3 6 7 आपका ऐसे ही रहेगा, 2 चौका 8, 9 2 से नहीं कटेगा और यहाँ पर हो जाएगा 2 पंजे 10। देखिए अब भी हमारी एक संख्या है जो 2 से कट जाएगी, तो 2 से ही काटेंगे। और एक आपकी 2 है, तो 1 1 3 हमारा ऐसे ही रहेगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 5 2 से नहीं कटेगा, 3 हमारा ऐसे ही रहेगा, 7 भी नहीं कटेगा और 2 दूनी 4 और 9 और ये आपके 5। अब भी हमारा 2 से कट जाएगा, तो 1 1 3 1 5 3 7 2 एकम 2 और 9 और आपके 5। इसी प्रकार मैं अब 3 से डिवाइड करता हूँ क्योंकि विषम संख्या रह गई, सम संख्या कोई भी नहीं है। तो 1 1 3 एकम 3 1 5 3 एकम 3 7 9 और ये आपका 3 दिया 9 और ये आपका 5। अब भी हमारी ये संख्या है वो 3 से डिवाइड हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर 3 से काटेंगे, 1 1 1 1 5 1 7 और आपका 3, सॉरी यहाँ पे 1 होना चाहिए था, मैंने 9 कर दिया, सॉरी गलती से। और यहाँ पे आपको 1 और यहाँ से आपको 1 5। अब यहाँ पर बेटा 5 से काटेंगे, 5 का 5 7 5 का 5। अब हम इनको 7 से डिवाइड कर देंगे जिससे आपको 1 1 1 1 1 1 1 प्राप्त हो जाता है। और बाकी हम इन सब की गुणा कर लेंगे। ठीक है, इन सब की हम गुणा करेंगे तो देखिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8। ठीक है, और 8 की और हम इस 5 की पहले गुणा कर लेते हैं जिससे हमको 40 प्राप्त हो जाएगा। और अभी बचे हमारे 3 तिया 9 और 7 तियो 21। तो देखिए यहाँ पर हमको 40 से भाग देनी है, सॉरी 4 से गुणा करनी 21 में, तो 0 आपको आना ही आना है। 4 एकम
4, सॉरी इस सवाल में कहीं हमारी गलती हो रही है। देखिए गलती ये हो रही थी, हमारा यहाँ पे 3 तिया 9, 9 सत्तो 63 होगा, हम लिख रहे थे यहाँ पे 21। तो ठीक है, यहाँ पे जब हम गुणा करेंगे 40 की और 63 की तो हमको प्राप्त होगा, 0 तो आना ही आना है, और 4 3 होता है हमको 12, हाथ से लगे 2, सॉरी 1, और 4 6 24 और 1 25, तो आपको प्राप्त हो जाएगा 2520, जो आपका विकल्प दिया हुआ है चौथा। यानी कि 2520 एक ऐसी संख्या है, हम 1 से काटें तब भी कटेगी, 2 से काटें तब भी कटेगी, 3 से काटें तब भी कटेगी, यानी 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं से ये विभाजित हो जाएगी। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए अब मैं प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न 15 बताता हूँ, जो है परमेय संख्या 14,587/1250 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हमको ये देखना है कि जो इसका दशमलव प्रसार है वो किन किन स्थानों के बाद समाप्त हो जाता है। तो ठीक है, ऐसा देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो परमेय संख्या है उसका जो हर है वो 1250 है, इसे हम भाग देंगे 14,587 में। तो देखिए यहाँ पर हमारा सबसे पहले हम एक बार डाल लेते हैं, तो हमारा यहाँ पे एक बार जाएगा तो 1250, और यहाँ से जब घटाएंगे तो हमको 8, 5 में 5 गया 0 और 2 और आपका 7 उतर जाएगा। फिर भी हमको बार एक ही प्राप्त होगा, 1250 एकम 1250, 7, 8 में से 5 गया 3 और 10 में से 2 गया तो आपको मिलेगा 8। ठीक है, अब हम दशमलव लगा लेते हैं और 0 बढ़ा लेते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा बार जाएगा वो जाएगा 6, तो 6 0 का 0, 6 पंजे 30 हो जाएगा, और 6 दूनी 12, 3 15 और 6 एकम 6 और 1 7, घटा दीजिए तो हमको प्राप्त होगा 0 7, और यहाँ से 13 में से जब 5 जाएगा तो 8। ठीक है, दशमलव हमारा लगा हुआ है, एक 0 फिर बढ़ा लेते हैं और हमारा फिर भी एक ही बार चला जाता है, तो हमको वही उतर के आ जाएगा 7500। जब फिर घटाएंगे तो 0 0, 7 में से 5 जाएगा तो हमको मिलेगा 2, और यहाँ से आपको मिलेगा 1। ठीक है, अब देखिए दशमलव हमारा लगा हुआ, एक 0 फिर बढ़ा लेते हैं और हमारा बार चला जाएगा 9। तो देखिए यहाँ पर हमारा बार 9 जाएगा, तो 9 0 का 0, 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18, 4 22, हाथ से लगा आपको 2, 9 एकम 9 और 2 आपके हो जाते हैं 11। अब आपको यहाँ पर देखिए 0, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ बचा आपको 9, 9 में से जब 2 जाएगा तो 7, दशमलव लगा हुआ है और आपका एक 0 और बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर हमारे कितनी बार चले जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा बार जाता है फिर से 6, तो 6 पंजे 30 का सिपर हाथ से लगे 3, और सॉरी गलत कर दिया मैंने, 6 0 का 0, 6 पंजे 30 का सिपर हाथ से लगे 3, और 6 दूनी 12 3 15 हाथ से लगा 1, और यहाँ पर हमारा 6 एकम 6 और 1 आपका 7। ठीक है, तो यहाँ पर आपको शेषफल प्राप्त हो जाता है 0। तो ठीक है, देख रहे हैं कि जो आपको जो संख्या प्राप्त हुई है वो हमको प्राप्त हुई है 11.66669 और 6। तो यही हमारा दशमलव प्रसार हो जाता है। अब ये देखते हैं कि दशमलव जो प्रसार है वो कितने दशमलव के कितने स्थानों के बाद समाप्त हो रहा है। तो आप देख रहे होंगे दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंकों के बाद समाप्त हो रहा है। तो इस प्रकार आपका विकल्प चौथा सही हो जाता है 4। इस प्रकार आपकी प्रश्नावली समाप्त हो जाती है।